नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। हमारे साथ श्री राधा मोहन प्रसाद जी हैं, जो बिहार में राजस्व और भूमि सुधार के मामलों के सबसे जानकार व्यक्तियों में से एक हैं। इन्होंने दर्जनों किताबें लिखी हैं और सेवानिवृत्ति के उपरांत भी ये राज्य सरकार को अपनी सेवाएं, अपनी विशिष्ट सेवाएं, अपनी एक्सपर्टीज देते रहते हैं। तो हमने इनको रिक्वेस्ट किया था और आपको बताया था कि ज़मीन जायदाद और जंजाल की जो हम लोगों ने सीरीज शुरू की है, उसमें आपके विषय पर ही हम लोग बात करेंगे। हमने जो 3 एपिसोड्स जारी किए, उसमें कई दर्शकों ने बकास लैंड के बारे में परीक्षा की थी। बकास लैंड क्या होता है और आजकल इस पर खूब चर्चा चलती है। एक दर्शक ने पूछा कि 1939 में हमको ज़मींदार से वो मिल गया था, हम रेंट भी दे रहे थे, लेकिन फिर जब हम कर्मचारी के पास गए तो फिर वो बंद हो गया। इस तरह की समस्या आते रहती। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार। जैसा कि हमारे दर्शक ने आपकी वीडियो को बहुत सराहा है और बहुत तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आज हम लोग बात करते हैं कि ये बकास लैंड है क्या बकास लैंड रेती लैंड ट्रीट होगा? किसी को बकास लैंड अगर जमींदार से मिल गया है तो क्या उसको सरकार वापस ले लेगी? बहुत लोगों को ये रहता है, क्या हम बकास लैंड किसी से परचेज किए हैं तो वो हम परचेज कर सकते हैं कि नहीं? परचेज किए हैं तो उसका म्यूटेशन होगा या नहीं होगा? इन तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं। उस पर बड़ी भ्रांति है लोगों में। हम भी जब फील्ड में थे तो बहुत लोग उस पर चर्चा करते थे कि बकास लैंड। तो आज हम चाहेंगे कि बकास लैंड क्या है, इसको एक्सप्लेन किया जाए। और जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि अगर जमींदार से ने बंदोबस्त कर लिया, रेंट भी दे आ रहे हैं, तो क्या वो रेती लैंड ट्रीट होगा? या फिर अगर उसने बेच दिया है बकास लैंड किसी और को, तो उसका टाइटल और उसका राइट होगा या नहीं होगा? तो इस पर कृपया आपने दर्शक हमारे ये बकास भूमि के बारे में आप लोगों को पूरा समझने के लिए इस पर एक मेरी किताब आई है, बकास भूमि का स्वामित्व एवं लगान निर्धारण मार्गदर्शिका। उसको हमें स्क्रीन पर दिखा। तो आप लोग कृपया उसको ले लेंगे। वो लगभग 500 पेज की किताब है, उसमें सारे विषय स्पष्ट किए गए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि बकास शब्द क्या है। बकास की सरल हिंदी है ब माने खुद, कास्त माने खेती। ये फारसी शब्द है और उसी शब्द को ये मुगल काल में ये सब शब्द आए थे। फारसी शब्द राजकाज की भाषा थी और उसको अंग्रेजों ने हूबहू अपने राजस्व प्रशासन में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद एडॉप्ट कर लिया, प्राप्त कर लिया, राजस्व प्रशासन में चलाया। तो जब भूमि का ये बिहार टीएनसी सेकंड खाली रोकते हैं, अभी दर्शकों को समझा दें। जब अंग्रेज यहाँ आए और बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर, खास करके बैटल ऑफ बक्सर के बाद, तो अंग्रेजों ने यहाँ डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किया और 2 विभाग बनाए, एक निजामत और एक दीवानी। निजामत मतलब मैंने समझ लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर वगैरह, फौजदारी का वो दे दिया नवाब को, ये तुम देखो। और दीवानी अपने ले लिया, मतलब राजस्व की वसूली और जमीन जायदाद हम करें, इसलिए अभी प्रयोग किया गया दीवानी शब्द का। तो 1885 में बिहार टेनेंसी एक्ट आया। अब बिहार टेनेंसी एक्ट के आने के पहले 2 प्रकार की भूमि थी। वैसे अंग्रेजों ने जब परमानेंट सेटलमेंट किया था, स्थायी बंदोबस्ती किया था, तो जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया था कि वो सारी भूमि के स्वामी हैं। जब तक वो रेंट जो फिक्स किया गया था वो देते रहे, वो स्वामी हैं। तो जमींदारों की 2 प्रकार की भूमि थी। एक उनकी खुद की निजी भूमि थी जिस पर वो जोत करते थे, कराते थे, और दूसरी एक ऐसी जोत जमीन के अतिरिक्त ऐसी भूमि थी जिसका भी वो कास्त अपने भाड़े के मजदूरों के द्वारा कराते थे। ये 2 तरह की भूमि थे। निजी जमीन में जैसे उनका घर हो गया, बाग बगीचे हो गए, कमर्शियल लैंड हो गया, ये जमीन थी, उस पर भी खेती करवाते थे, बगीचा करवाते थे। लेकिन इसके अतिरिक्त एक्सक्लूसिव एक ऐसी भूमि थी जो अपने भाड़े के मजदूरों के द्वारा वो खेती कराते थे। बह कास्त, खेती पवर अपने से कास्त करवाना, वो खेती करवाते थे, उसकी बंदोबस्ती करते थे अन्य के साथ। तो ये बकास्त भूमि का सर्वे होने लगा 1892 में। कैडेस्ट्रल सर्वे जब हुआ, उस कैडेस्ट्रल सर्वे में सर्वे अथॉरिटी ने सब जमीन की परिभाषा को ढूंढ लिया, मगर इस जमीन की परिभाषा उन्होंने प्राप्त नहीं किया कहीं से भी, किसी डिक्शनरी में नहीं था। तो उन्होंने लिख दिया कि बकास्त यानी जमींदार जिस जमीन का खेती करा रहे हैं,
करवा रहे हैं उसको बकास्त उनके खुद का कास्ट का जमीन मान लिया और उसका एक अलग से खतियान में बकास्त भूमि का निकाल दिया। मालिक के अतिरिक्त एंट्री बकास्त भूमि का एक डिटेल्स उसमें उनको उसके खतियान में एंट्री कर दिया। अब जमींदारों को तो सभी जमीन बंदोबस्त करने का अधिकार था। तो बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, इसको आप लोग ध्यान से समझ लेंगे कि ये भ्रांति किसी को नहीं रहे। बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के सेक्शन 4 में प्रोविजन किया हुआ है कि 1/1/1946 के पहले अगर किसी जमींदार ने कोई जमीन सेटल्ड किया हो, कोई जमीन सेल किया हो, चाहे वो गैर मजरूआ मालिक जमीन हो, चाहे वो बकास्त जमीन हो, वो जमीन का केवला बिल्कुल वैलिड होगा 1/1946 पहले। तो आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि 1939 में बकास्त जमीन मालिक ने सेल डीड से एक्सक्यूट किया, निष्पादित किया, तो वो जमीन एक्सक्लूसिव एक तो बकास्त जमीन रहती जमीन है यानी जमींदार की जमीन थी। वेस्टिंग के उपरांत राज्य सरकार के दिशा निर्देश के आधार पर बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के सेक्शन 5, 6, 7 में रेंट फिक्स कराने का उनको अधिकार मिला और अंचल अधिकारी को रेंट फिक्स करने के लिए कलेक्टर अंडर दी एक्ट अधिकार दिया गया था 1959 में। और सारे वकास जमीनों का जितना पॉसिबल हुआ, जितना जमींदारों ने फाइल किया उनके पास केस, उसका अंचल अधिकारियों ने रेंट फिक्स कर दिया 1961 में। एक्सक्लूसिव इस पर एक लेटर निकाला राज्य सरकार ने 1961 में, अंचल अधिकारी ने रेंट फिक्स कर दिया। फिर भी कुछ जमीन जो छूट गए उसके लिए भी राज्य सरकार ने स्पष्टता के लिए कि स्वामित्व तो स्पष्ट रहे, एक पत्र निकाला है, लेटर नंबर 925 11/11/2014 को भी हम लोग बना रहे हैं। तो इस 11/11/2014 का पारा को पढ़ेंगे, उसमें सिर्फ बकास्त जमीन है। पारा ख में सिर्फ गैर मजरूआ मालिक जमीन का है। उसमें कहा गया है कि अगर बकास्त जमीन जमींदार ने किसी को या उनके वारिस ने किसी को सेल कर दिया तो वो जमीन वास्तव मालिक उसका क्रेता होगा और वो रहती मानी जाएगी। अगर जमींदार ने उस जमीन का रेंट फिक्स करा लिया है और उस पर उनका दखल कब्जा है तो भी वो उनकी जमीन मानी जाएगी। उनके नाम से जमाबंदी अगर नहीं चल रही है, रेंट नहीं फिक्स कराया है, तो भूमि सुधार उपसमहर्ता को कलेक्टर अंडर दी एक्ट का अधिकार दिया गया है। 2015 में पत्र राजस्व विभाग ने निकाला है और बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के सेक्शन 5, 6, 7 के अंतर्गत वो उसका लगान निर्धारित भूमि कलेक्टर अंडर दी एक्ट वही कर देंगे। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है और 925 11/11/14 के द्वारा इसको स्पष्ट किया जा चुका है। ये सरकार की भूमि नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अब वर्तमान में, चूंकि अब कोई जमींदार नहीं है, रैयत ने अगर सेल डीड से प्राप्त किया है, रैयत का उस पर दखल कब्जा है, तो 925 लेटर में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये रैयत की मानी जाएगी। अगर रेंट फिक्स नहीं हुआ है तो उसका वो रेंट फिक्स करा दें। तो अभी अगर रेंट नहीं कराने का तो डीसीएलआर के यहाँ वो केस फाइल करेंगे। जहाँ तक हम नापी वाला हम स्पष्ट कर दे रहे हैं, अगर कर्मचारी ने उस दिन बकास जमीन का नापी नहीं करा, एक तो रहती जमीन हो गई, अगर कर्मचारी ने नापी उसका नहीं करा, मैंने कराने से इनकार कर दिया है, तो कर्मचारी को यह अधिकार अब नहीं रहा है, वो अंचल अधिकारी को दे दिया गया है कि अंचल अधिकारी सो मोटो जैसे ही उनके पास केस फाइल होगा वो स्वयं निर्णय लेंगे। और 2023 में इस पर राजस्व विभाग ने एक्सक्लूसिव एक दिशा निर्देश जारी कर दिया है। कर्मचारी के दायरे के बाहर का चीज है, बाहर कर दिया है। चलिए, बहुत बढ़िया। इसी में एक प्रश्न और उठ रहा है कि जैसे फर्ज कीजिए कि कोई राम कुमार जी है, उन्होंने या उनके पूर्वज ने 1946 के पहले बकास्त लैंड उनको सेल डीड से मिल गया था, उससे हम 80, 85 या 2000, 2010 में हमने वो जमीन परचेज कर ली, चूंकि रहती लैंड हमने परचेज कर, तो क्या उस जमीन की मेरे नाम से जमाबंदी कायम होगी, यानी म्यूटेशन होगा, लगान वगैरह लगेगा या नहीं लगेगा? इस स्थिति को जरा स्पष्ट कर दिया। बकास्त जमीन के बारे में 925 जो लेटर नंबर निकला है 11/11/2014 उसमें स्पष्ट किया हुआ है। और पहले भी बकास्त ज़मीन के बारे में राज्य सरकार ने भूदान एक्ट के सेक्शन 18 के सब पारा 2 में उसको स्पष्ट कर दिया कि एक्सक्लूसिवली ज़मींदार की ज़मीन थी, एक्सक्लूसिवली ज़मींदार की। और ज़मींदार को या कोई भी लैंडलॉर्ड को, कोई भी भूधारी को अपनी जब उसकी ज़मीन डिक्लेयर कर दी गई तो उसका राइट टाइटल है वो ज़मीन बेचेगा,
बिहार टेनेंसी एक्ट के सेक्शन 11 के हिसाब से उसको बेचने का राइट है। अगर उन्होंने बेचा है, जमाबंदी कायम है, तो वो एक्सक्लूसिवली उस जो क्रेता है उनकी ज़मीन है। और इस पर 925 लेटर नंबर जो निकला है उसमें स्पष्ट इसको कर दिया गया है। बहुत बढ़िया है, बहुत स्पष्ट आपने कर दिया। तो आई थिंक कि बकास जमीन पर जितनी भ्रांतियां थी आपको दूर हो गई होंगी। इसके बावजूद अगर आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो आप जरूर बताएंगे हमें। जितनी चीज़ों को बताया, आई थिंक कि मैंने बार बार बताया है कि श्री राधा मोहन प्रसाद जी के द्वारा ये भू राजस्व परिपत्र संग्रह ये 3 वॉल्यूम में इन्होंने निकाला है, और इसमें जितने तरह के सर्कुलर्स थे सबका ये कंपेंडियम है और ये किताब उपलब्ध है। और इस किताब में वो सारी चीज़ें दी गई है। लेकिन अभी जिन जिन सर्कुलर्स या जिन जिन गवर्नमेंट के लेटर्स की चर्चा दी थी, हम आपको स्क्रीन पर भी वो दिखा देंगे। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, आप अपने विचार हमें ज़रूर भेजें। और जैसा मैंने बताया कि यह एपिसोड्स की श्रृंखला अभी चलती रहेगी जैसे जैसे लोगों के प्रश्न आएंगे। लेकिन मेरा सुझाव, मेरा एक रिक्वेस्ट होगा, मेरा एक अनुरोध होगा कि चूंकि यह प्रयास मैं आम लोगों के लिए, सरकारी कर्मियों के लिए, जोतदार के लिए, सभी स्टेक होल्डर्स के लिए कर रहे हैं, तो आप इसे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने लोगों में इसको शेयर ही करें, ताकि ये ऑथेंटिक जानकारी, चूंकि मैंने बताया कि राजस्व और भूमि से संबंधित जितने कानून हैं, माने आज की तारीख में बिहार में श्री राधा मोहन प्रसाद बहुत सीनियर अधिकारी रहे हैं, इनकी जितनी जानकारी शायद किसी को होगी। तो और कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप हमसे जरूर पूछें, लेकिन इस पूरे प्रयास को आपके सहयोग और आपके सराहना और आपके सपोर्ट की जरूरत होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए और हमारे अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। नमस्कार।